सकता है। हमारा आज का सेशन है फार्मूला से रिलेटेड। रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी? अच्छा, हमारा आज का जो सेशन है ये है फार्मूला से रिलेटेड। यहाँ पे आपके सामने एक शीट ओपन है। इस शीट में आपके पास डाटा कॉलम वाइज लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है ना। ये जहाँ पे रीजन, सेल, सैलरी, मेडिकल, यूटिलिटी वगैरह लिखा हुआ है, और यहाँ ब्रांच और मंथ लिखी हुई है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हमें यहाँ पे ब्रांच वाइज एक समरी क्रिएट करनी है तो क्या करेंगे? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हमें यहाँ ब्रांच वाइज एक समरी क्रिएट करनी है जिसमें हमारे पास सैलरी या सेल का टोटल आ सके, तो क्या करेंगे जी? किसी के ज़हन में कोई आ रहा है? जी आप बोल सकते हैं, अगर किसी ने बोलना है तो। बोलना ज़रूरी है जी। यहाँ पे देखें, ये मैंने एक डाटा वहाँ से लिया है। रिकॉर्डिंग ऑप्शन ढूंढे जी, आपके पास होगी बिल्कुल। अगर लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे ये राइट साइड पे, तो ये रिकॉर्डिंग का बटन आ रहा है। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी कि अगर हमसे कोई पूछे कि हमें यहाँ ब्रांच वाइज एक समरी क्रिएट करनी है सेल की या सैलरी की, तो क्या करेंगे? सबसे पहला जो काम करेंगे वो क्या है? आपकी तमाम ब्रांचेस यहाँ लिखी हुई हैं, इनको यहाँ से करें कॉपी। एक दूसरी शीट पे आपको ये समरी चाहिए तो एक शीट यहाँ पे कर लें इंसर्ट, और इसको कर लें यहाँ पे पेस्ट। अब जब ये पेस्ट हो चुका तो इसके बाद क्या करना है? आपको चाहिए ये ब्रांचेस, यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रही है, तो डुप्लीकेशन को खत्म करने के लिए एक शॉर्ट की है, और उस शॉर्ट की का नाम है Alt+AM। Alt और AM, ये क्या करेगा? डुप्लीकेशन को खत्म कर देगा। मैंने ये पूरा एक कॉलम सेलेक्ट किया, Alt+AM को प्रेस किया, तो यहाँ पे कॉलम ए चूंकि सेलेक्टेड है, और यहाँ पे हमने सिर्फ ओके को प्रेस करना है। जब ओके को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ से डुप्लीकेशन खत्म हो चुकी है। लाहौर, साहिवाल, हब, हैदराबाद, कराची वगैरह, पेशावर, ये यहाँ पे डुप्लीकेशन अब खत्म हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? हमें इस शीट से डाटा को यहाँ पे सम करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेल को सम करना चाहते हैं, तो सेल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या यूज होगा? सम करना है डाटा को, लाहौर के डाटा को सम करना है, तो सम के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इफ। अब ये तो सबको पता होगा कि सम इफ एक फार्मूला है, लेकिन इसको यूज कहाँ पे करना है ये हमें नहीं पता होता। उसके बाद ये मांगता है रेंज, फिर क्राइटेरिया, और फिर सम रेंज। जिसका क्राइटेरिया है वही हमारी टोटल रेंज है। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया लिखा हुआ है, लाहौर, साहिवाल, हब वगैरह। तो इसकी रेंज कहाँ पे है? वो है जी इस शीट पे। किस नंबर कॉलम पे? कॉलम सी पे। तो हमने पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब हम कामा लगाएंगे तो ये हमसे पूछेगा जी आपका क्राइटेरिया कहाँ पे है, तो क्राइटेरिया ये है, ये हमने दे दिया। फिर सम रेंज मांग रहा है, तो अगर हम यहाँ पे सेल को सम करना चाहते हैं तो सेल के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम नंबर ई, और फिर पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और इंटर को प्रेस कर देंगे। तो ये लाहौर की टोटल सेल आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। लाहौर की टोटल सेल आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें साहिवाल, हब, हैदराबाद वगैरह की भी चाहिए, तो हम इसको नीचे की तरफ क्या करेंगे? ड्रैग कर देंगे। तो देखें आपके पास साहिवाल की सेल आ गई, आपके पास हब की सेल आ गई, हैदराबाद की आ गई, कराची की आ गई। ठीक है, सिंपल। हमने क्या किया? सम इफ को यूज किया। बाकी रेफरेंसेस वगैरह वही हैं, पूरे के पूरे कॉलम सेलेक्टेड हैं। अब जब भी उन कॉलम्स के अंदर यहाँ पे चेंजेस होंगी तो ये चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन है, जिसका मतलब है कि सम इफ की तो आपको यहाँ पे समझ आ चुकी है। हमने यहाँ पे क्या यूज किया? सम इफ। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आपसे कहा जाता है जी के साथ इसके मंथ भी इंक्लूड किया जाए। कि मंथ वाइज समरी भी हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है, और मंथ को हम लिखना चाहते हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और ये जो हमारे पास ब्रांचेस हैं इनको हम लिखना चाहते हैं यहाँ टॉप के ऊपर।
तो इनको तो आप सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी करें, और कंट्रोल सी करने के बाद आप यहाँ पे आए और इसको ट्रांसपोज करेंगे, आल्ट ई एस और ट्रांसपोज, पे स्पेशल, आपको पता होगा पे स्पेशल ट्रांसपोज। तो ये तो आ गया, आपके जितने भी ब्रांचेस थी वो यहाँ पे ट्रांसपोज हो गई। अब बात आ गई यहाँ पे मंथ्स की। तो मंथ्स को हमने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पे लाके हमने इनको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आके हमने इनको कर दिया पेस्ट। अब यहाँ से डुप्लीकेशन को ख़त्म करना है तो आल्ट ए एम को प्रेस करेंगे। अभी मैंने बताया था डुप्लीकेशन ख़त्म करने के लिए आल्ट ए एम को प्रेस किया जाता है। रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर दें। 37 डुप्लीकेशन यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। आपके पास मंथ आ गए हैं, फरवरी, जुलाई, मार्च वगैरह। अब आपको यहाँ पे जुलाई लाहौर, जुलाई साहिवाल, जुलाई हब, जुलाई हैदराबाद, कराची, इसका डाटा यहाँ पे सम करना है। तो अब क्राइटेरियाज हो गए डबल, दो क्राइटेरियाज। तो दो या दो से ज्यादा क्राइटेरियाज अगर हमें सम करने हो तो फिर हमारे पास यहाँ पे हम सम इफ्स को यूज करते हैं। सम इफ्स में हमारे पास सबसे पहले सम रेंज सेलेक्ट होती है। सम इफ के अंदर हम क्या सेलेक्ट कर रहे थे, पहले हम क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर रहे थे, इसमें हम पहले सम रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं और सम रेंज के लिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कंप्लीट सेल का कॉलम, तो इसको हमने कर दिया सेलेक्ट। कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, क्राइटेरियाज आ जाते हैं। तो क्राइटेरिया रेंज नंबर 1, फिर क्राइटेरिया रेंज नंबर 2, फिर क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया रेंज नंबर 1 हमारे पास क्या है, वो है जी हमारे पास ये वाला कॉलम, चूंकि ब्रांचेस हैं, और फिर कामा लगाएंगे तो ब्रांचेस कहाँ पे लिखी हैं, वो लिखी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज हमारे पास क्या है, वो है जी ये मंथ्स का कॉलम, और इसका क्राइटेरिया कहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है जी यहाँ। अब अगर हम इंटर को प्रेस करेंगे तो इस वक्त जो आपको दिखा रहा है ये डाटा, ये लाहौर की जुलाई का डाटा आपको दिखा रहा है। ये देखें यहाँ पे लाहौर का टोटल ये था, और ये यहाँ पे सिर्फ जुलाई का टोटल दिखा रहा है। अगर इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फरवरी पे तो आ जाएगा, लेकिन लाहौर को छोड़ देगा। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ रेंजेस को एब्सोल्यूट करना चाहिए। रेंज को फिक्स करना, एब्सोल्यूट करना, इस ये आपको पता होगा। तो पहली रेंज हमारे पास ये है, F4 शार्ट की है, जिससे हम रेंज को एब्सोल्यूट करते हैं। दूसरी हमारे पास रेंज ये है, F4 को हमने प्रेस किया। अब इनमें से हमें फैसला करना है कि किसको हमें एब्सोल्यूट करना है, या कॉलम को या फिर रो को। तो B1 कहाँ लिखा हुआ, B11 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमें जाना किधर है, हमें जाना है राइट साइड की तरफ। तो इसका मतलब यह है कि इस रो को हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट करना है। तो रो से पहले हमें यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना है। यहाँ पे हमें कॉलम को एब्सोल्यूट करना है, तो कॉलम से पहले हमें डॉलर का साइन लगाना है, सिंपल। और ये कैसे हमें पता चला, अगर आप कॉलम पे काम करते हैं तो रो को फिक्स किया जाता है, और अगर रो पे कॉलम काम करते हैं तो कॉलम को फिक्स किया जाता है। अब जब आप इंटर को प्रेस करेंगे तो अब देखें लाहौर का टोटल आ गया। अब जस्ट आप इसको राइट की तरफ ड्रैग कर लें, और राइट की तरफ ड्रैग करने के बाद इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर लें, तो ये सारा डाटा अपनी अपनी जगह पे आके यहाँ पे एडजस्ट हो चुका। ये आ गया आपके पास लाहौर का टोटल, और ये वो टोटल है जो ऊपर आपको सम इफ ने दिया था। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी वही नजर आ रहा है, सिर्फ इसने समरी क्रिएट कर दी मंथ वाइज और फिर इस तरीके से ब्रांच वाइज। ठीक है, तो सम इफ्स कहाँ पे यूज होता है, जहां पे आपको मल्टीपल क्राइटेरियाज का डाटा सम करना हो। अब क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन क्या करता है, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे आप सम इफ अप्लाई करके दे दें या सम इफ अप्लाई करके दे दें। वो सिंपल क्वेश्चन ये करेगा कि यार हमारे पास एक डाटा है, उसकी समरी क्रिएट करनी है, या वहां पर मल्टीपल कॉलम्स पे हमें डाटा को सम करना है। तो ये फिर आपको डिसाइड करना है कि आप सम इफ को यूज करते हैं या सम इफ्स को यूज करते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए, और या फिर डी सम को आप यूज करते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे सम इफ्स को यूज किया, उससे पहले हमने सम इफ को यूज किया। अब हम आ जाते हैं जी एक और फंक्शन हमारे पास है डी सम की तरफ।
डी सम भी डेटा को सम ही करता है, लेकिन इसमें आपके पास क्राइटेरिया, आपका ऊपर वाला हेडिंग और उसके नीचे लिखे हुए आइटम्स, इन हेडिंग्स को फील्ड्स कहा जाता है। हर हेडिंग के नीचे आपको आइटम्स मिलते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये हेडिंग्स हैं, सीरीज नंबर, मंथ, ब्रांच वगैरह, इसको कहते हैं फील्ड्स। हर फील्ड के नीचे यहाँ पे आइटम्स लिखी हुई है। तो अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन शुरू करूँ और यहाँ तक इसको क्या कर दूँ, चले मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं करता, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक के लिए रखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे डी सम को अप्लाई करना चाहते हैं। डेटाबेस का फार्मूला है, डेटाबेस का फार्मूला है। तो क्या करेंगे, जब हम डी सम को अप्लाई करेंगे तो डेटाबेस मांगेगा, तो हम यहाँ से कंप्लीट डेटाबेस इसको दे देंगे, जितना भी है इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट डेटाबेस आपके पास यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट, जब आप यहाँ पे कामा को अप्लाई करते हैं तो ये आपसे पूछता है फील्ड। फील्ड वो फील्ड है जिसको आप सम करना चाहते हैं। आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, उसका कॉलम नंबर भी लिख सकते हैं। नाम से मुराद क्या है कि अगर आपने सेल को लिखना है, सेल को सम करना है तो सेल का नाम लिखें। अगर कॉलम नंबर को सम, कॉलम नंबर लिखना है तो फिर आप यहाँ से काउंट करें कि ये कॉलम नंबर 5 है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस सेल को लिख देता हूँ, और जब लिखेंगे तो फिर डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछता है जी ये क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में मैंने ये दे दिया। अब इंटर को प्रेस करें तो इसने क्या किया, इसने आपकी टोटल सेल को कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दिया। टोटल सेल यहाँ ऊपर से लेकर और नीचे तक, ये सारा अगर मैं इसको यहाँ पे सम करूं तो क्या होता है, ये देखें एक फिगर और एक फिगर, ये देखें दोनों आपस में सेम है। लेकिन जब हम यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज करेंगे, मैंने यहाँ पे देखें साहिवाल लिखा, तो अब यहाँ पे सिर्फ साहिवाल का डाटा आ गया। मैं अगर ये चाहता हूँ कि साहिवाल के जुलाई का डाटा कितना है और 7 साल भी लिखना पड़ेगा, तो ये आपको यहाँ पे साहिवाल के जुलाई का डाटा दे देगा। मैं अगर चाहूँ कि यहाँ पे इन दोनों को डिलीट कर दूं और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे पंजाब लिख दूं, तो अब पंजाब का डाटा यहाँ पे दे देगा। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ और रीजन यहाँ पे लिखता हूँ, अगर रीजन मौजूद हैं तो साउथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे लिखा साउथ, तो इसने आपको साउथ का टोटल यहाँ पे करके दे दिया। ठीक है, तो सम के ये फार्मूलाज थे, जरूरी हैं, सम इफ का, सम इफ्स का, डी सम का। इसके बाद हमारे पास काउंट्स के कुछ फंक्शन हैं, और उसमें पहला फंक्शन ही काउंट का है, और काउंट ए का फंक्शन है। अब काउंट ए, काउंट और काउंट इफ ये क्या काम करते हैं, काउंट करता है जी आपके टेक्स्ट को और नंबर्स को काउंट करता है। एक रेंज के अंदर अगर नंबर्स हैं तो उनको काउंट कर सकता है, लेकिन काउंट ए जो है ये नंबर्स को भी काउंट करता है और उसके बाद टेक्स्ट को भी काउंट करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने वहां से कर दिया इनको यहाँ पे पेस्ट। ये कुछ नंबर्स थे, थोड़ा सा इनको कम कर लेते हैं ताकि आसानी से नजर आते रहें। कुछ नंबर्स यहाँ पे थे और मैं इन नंबर्स को काउंट करना चाह रहा हूँ, तो या तो ये फार्मूला मैं इसके नीचे लगाऊं या यहाँ पे ऊपर लगाऊं, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे लगाया जी काउंट, तो अब मुझे ये बताएगा कि ये यहाँ पे 11 एंट्रीज हैं। 11 एंट्रीज, चूंकि ये नंबर्स हैं तो सबको काउंट करता है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो ये 10 कर देगा, चूंकि टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। तो अगर हम टेक्स्ट को भी काउंट करवाना चाहते हैं, एक सेल, एक रेंज के अंदर हमारे पास टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है, कुछ डेलीमीटर वगैरह भी इस किस्म का लिखा हुआ है, कुछ ये भी डेलीमीटर लिखा हुआ है, तो इस किस्म के डाटा को काउंट करवाने के लिए फिर आपको काउंट ए की जरूरत पड़ती है। अब देखें आपको ये क्या कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेल्स हैं, ये सारे ऐसे 11 सेल्स हैं जिनके अंदर यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। तो काउंट ए और काउंट के अंदर बेसिकली ये वाला फर्क है। अब कुछ लोग जो हैं वो काउंट ए को या काउंट को यूज करते हैं सीरीज नंबर, ऑटोमेटिक सीरीज नंबर लेने के लिए, तो हम भी यहाँ पे सीरीज नंबर ऑटोमेटिक ले सकते हैं अगर हम काउंट ए को या फिर काउंट को यूज करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि काउंट ए या काउंट को कब यूज करेंगे। अगर आपको ये कंफर्म है कि आपका जो यूजर है
अगर आपको ये कंफर्म है कि आपका यूजर यहाँ पे जो आपका रेफरेंस है वहां पे नंबर लिखेगा, तो फिर आप काउंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये कंफर्म नहीं है तो फिर आपको काउंट ए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यूजर उस सेल के अंदर नंबर लिखे या फिर टेक्स्ट लिखे। तो फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही हम यहाँ पे एंट्रीज शुरू करें, अब यहाँ पे तो एंट्रीज मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो सीरीज नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता रहे। तो मैंने बताया कि हम यहाँ पे काउंट ए इसलिए यूज करते हैं चूंकि हमारे पास जो यूजर है उसका पता नहीं है कि वो यहाँ पे टेक्स्ट की एंट्री करता है या फिर वो नंबर की एंट्री करता है। काउंट ए ये वाला सेल रेफरेंस दोबारा से फिर यही वाला सेल रेफरेंस और पहले वाला सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट। आप इंटर को प्रेस करें तो आपको यहाँ पे जीरो मिला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है। तो जब आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो देखें यहाँ पे एक आ गया, लेकिन इसका मसला ये है कि जब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सबके ऊपर एक कर देगा। क्यों? कि अभी तक हमने इसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की, और हम ये चाहते हैं कि जब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो तो यहाँ पे फिर काउंट ए अपना काम करे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ कुछ ना हो तो ये खाली रहे। तो हम सबसे पहले फिर जब बात अगर की आ जाती है तो अगर के लिए हम यूज करते हैं इफ को। तो इफ C2 इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर खाली है तो, अब देखें इस सिंटेक्स को गौर से पढ़ेंगे उर्दू में। तो क्या कह रहा हूं मैं, अगर C2 ब्लैंक है तो फिर इसको भी ब्लैंक ही रखो। ये जो कामा वगैरह यूज होता है इसका मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप आप क्या यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट तो हमने कहा जी फिर इसको कर दो खाली, लेकिन अगर खाली ना हो तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर ये काउंट ए अपना काम करे और लास्ट में जाके एक पेरेंथेसिस को और क्लोज करें और इंटर को प्रेस करते हैं। अब जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे आपका सीरीज नंबर लगा हुआ है। आप जब तक यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं वहाँ पे सीरीज नंबर नहीं लिखा जाएगा। अब जैसे ही लिखा तो वहाँ पे 2 लिखा गया, फिर मैं मुल्तान लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखा गया, फिर मैंने रहीमल खान लिखा, फिर मैंने डीजी खान लिखा, तो ये यहाँ पे सीरीज नंबर ऑटोमेटिकली अप्लाई कर रहा है। यूज क्या किया हमने, काउंट ए को। अगर हम यहाँ से किसी एक को डिलीट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस सीरीज नंबर को ऑटोमेटिक असाइन कर देता है दूसरे सेल को। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे फिर दोबारा से कुछ लिखते हैं, मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया तो इसने सीरीज नंबर असाइन कर दिया, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया तो भी इसको सीरीज नंबर असाइन कर दिया जी। ये समझ आ रही है या बिल्कुल ही ये ना हो कि मैं बोलता रहूं और आखिर में आप मुझे कहें जी सानू तो कुछ पता नहीं लगा जी। समझ आ रही है? किसी को नहीं समझ आ रही तो पूछ सकता भाई। क्या रही सर? आपके बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप बोल सकते हैं जी। जी सर आ रही है सीरियल सर। नंबर 1 2 3 तक ड्रा करेंगी, फिर इसके बाद नीचे ड्रा करेंगी। नहीं मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो फार्मूला यहाँ पे लगाया था देखो, यहाँ फार्मूला लगाया था और फिर जी सर। उसी फार्मूले को नीचे ड्रैग कर दिया। जहां तक ड्रैग करना कर लें। अब सवाल यह है कि जब तक आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं तो वहां पे सीरीज नंबर नहीं आएगा। नहीं है। ठीक है, जब आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो वहां पे सीरीज नंबर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखें जहां पे लिख रहा हूँ वहां सीरीज नंबर इधर आ रहा है, जो खाली है वो खाली है। ठीक है, तो सम इफ ठीक। की और सम इफ्स की और काउंट की तो आपको समझ आ गई, और डी सम की भी आपको समझ आ गई, लेकिन काउंट इफ की समझ आपको नहीं आई होगी। काउंट इफ क्या करता है, एक कंडीशन के मुताबिक आपके डाटा को काउंट करके दे रहा होता है। अगर हमें कोई कहे कि यहाँ पे लाहौर कितनी दफा लिखा हुआ है या एक स्पेसिफिक अमाउंट कितनी दफा लिखी हुई है, इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन सम अदर वैल्यू, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे हम उसके लिए काउंट इफ को यूज करेंगे, काउंट के साथ इफ को यूज करेंगे, चूंकि कंडीशन लग जाती है काउंट के साथ। देखें अब मुझे किसी ने कहा यहाँ पे लाहौर कितनी दफा लिखा हुआ है, तो मैं इस शीट के अंदर या फिर मैं किसी भी दूसरी शीट के अंदर मैं इसको यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकता। अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं चलें एक खाली जो है वो एक कॉलम ले लेता हूँ, मैंने एक दो कॉलम ले लिए, यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो देखिए अब यहाँ पे हम काउंट इफ को अप्लाई करने जा रहे हैं। काउंट इफ रेंज मांगता है फिर क्राइटेरिया मांगता है, तो ये हमारे पास कंप्लीट रेंज है जो हमने दे दिया, सी कॉलम पूरा का।
क्राइटेरिया हमेशा डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है इफ द क्राइटेरिया इज टेक्स्ट। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो गया, लाहौर, तो ये हमें बताएगा लाहौर 15 दफा लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको कह दें कि एक स्पेसिफिक सेल के अंदर हम जो कुछ लिखें उसको काउंट करके दिखाओ, तो फिर हम इसको उस सेल का रेफरेंस दे देते हैं। अब F1 में कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैं जैसे यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो ये इसको यहाँ पे काउंट कर देगा कि साहिवाल यहाँ पे 8 दफा लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, हाँ यहाँ पे कराची लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कराची भी काउंट कर सकता हूँ कि ये 7 टाइम कराची लिखा हुआ है। तो काउंट इफ को तो आप सिंगल क्राइटेरिया के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे, अच्छा अब काउंट इफ का एक और बड़ा एक अच्छा फंक्शन है और वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। एक छोटा सा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं जी, सॉरी काउंट इफ का नहीं, सम इफ का, ठीक है। मैं काउंट इफ की तरफ दोबारा आऊंगा। सम इफ का एक छोटा सा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और ये क्या है कि हमारे पास यहाँ पे डेट है, यहाँ पे हमारे पास आइटम नेम है, और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है। अब ये समझें कि आपके पास यहाँ पे ये स्टॉक इन हो रहा है, ठीक है, और इसको मैं ज़रा मर्ज कर देता हूँ। आप ये समझें कि आपके पास यहाँ पे स्टॉक इन हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा हम सेंटर में कर लेते हैं, इसको मैं ज़रा अलग कलर असाइन कर देता हूँ, और उसके बाद इसको मैं यहाँ से ले जाता हूँ और कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये अलग अलग शीट पे भी कर सकते हैं, और इसको आप एक शीट पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक इन हो रहा है तो यहाँ पे स्टॉक आउट हो रहा है, ठीक है, जी डेट सर। वाइज। अब यहाँ पे हम ठीक। बैलेंस देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ आइटम का नेम और क्वांटिटी जो कि बैलेंस के अंदर आती रहे, तो मैंने इन दोनों को यहाँ से किया सेलेक्ट, कंट्रोल सी, और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, और इसका नाम रख दिया जी बैलेंस। और इसको भी मैंने मर्ज करके, और ये वाला मुझे इसका फॉर्मेट चाहिए, तो कंट्रोल सी और आल्ट ई एस, और फॉर्मेट को मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो ये फॉर्मेट यहाँ पेस्ट हो चुका। अब आपने यकम तारीख को कुछ आइटम परचेज की, फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास यकम मार्च 2024, आपने कुछ आइटम्स परचेज की अपने उसके लिए, स्टोर के लिए। तो आइटम थी आपके पास, ब्रेड थी ना, ब्रेड, और आपने परचेज कर ली 50। अब आपने इसी डेट को आके एग्स को परचेज किया, और ये थे आपके पास 500। अब आपने आके एक और 2 मार्च को आप आए और आपने एक और आइटम यहाँ पे परचेज कर दिया, और ये था जी वाटर, मिनरल वाटर या कोई भी था, और ये थी आपके पास 600। अच्छा, यकम तारीख को आपने चूंकि अपना स्टोर ओपन किया है तो आपकी लाजमी बात है कुछ सेल भी हो रही है, तो आपने एक आइटम जिसका नाम ब्रेड था उसको आपने यहाँ पे सेल किया, आपने 45 ब्रेड सेल कर दिए। अब आप ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे ब्रेड लिखें, यहाँ पे जब हम ब्रेड लिखें तो उसका टोटल यहाँ पे बैलेंस आ जाए, स्टॉक बैलेंस यहाँ पे उसका आ जाए। तो देखिए सम इफ को हम सम इफ में से माइनस भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे कि सम इफ पहला रेंज और क्राइटेरिया और फिर सम रेंज। तो ये हमारे पास क्या है, पहला रेंज है, कौन से वाला, ये जिस सी को मैं सेलेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये मर्ज की वजह से उसने मुकम्मल उस एरिया को सेलेक्ट कर लिया जो कि गलत है, ठीक है। अच्छा, ऐसी सूरत में जहाँ पे आपको डाटा इस किस्म का आपको फॉर्मेट भी चाहिए और आप सेल्स को मर्ज भी नहीं करना चाहते, तो आपके पास एक ऑप्शन और है, और वो क्या है कि आप जस्ट इसकी सिलेक्शन करें, कंट्रोल 1 को प्रेस करें, कंट्रोल 1 को प्रेस करने के बाद कंट्रोल 1 को, अच्छा इसने थोड़ा सा एरर दे दिया, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चले, हो गया। अलाइनमेंट में आएंगे और यहाँ पे अक्रॉस सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दें, तो अब ये मर्ज भी नहीं है और आपका डाटा भी सेंटर में है। इस पे भी वही काम करना है, तो जस्ट आप F4 को प्रेस करें, लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए हमने F4 को प्रेस किया, ताकि जो काम यहाँ पे हुआ था वो काम इधर भी हो जाए। तो अब देखें हम यहाँ पे सम इफ को अप्लाई करते हैं, तो पहली रेंज ये, इसका क्राइटेरिया वो ये, सम रेंज वो ये, और यहाँ पे दरम्यान में क्या करेंगे,
अच्छा, अब चले मैं इसको यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, तो क्या हुआ, ब्रेड कितनी आ गई 50, ये वाली। अब इसमें से हमने ये माइनस नहीं किया, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, तो इसी को हम यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल सी, दरमियान में लगा देते हैं माइनस, और इसको कर देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है। अब जब कंट्रोल वी को प्रेस किया तो इसने क्या किया कि उस 50 में से 50 को माइनस कर दिया। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से चूंकि हमें दोबारा यहाँ पे आना है, तो इस सी को हम अब जी कर देते हैं। सी को हमने जी कर दिया, और यहाँ पे J3 सेलेक्टेड है, और एच करेंगे यहाँ पे डी की जगह पे, चूंकि आपका जो स्टॉक बैलेंस है वो एच कॉलम के अंदर है, अब आपको नजर आ रहा होगा। और इंटर को प्रेस करें तो कितने हो गए आपके पास ब्रेड, आपने यहाँ पे 50 लिए थे, 45 सेल किए, तो कितने रह गए, 5 रह गए। अब आपने जाके 2 मार्च को दोबारा से ब्रेड परचेज कर लिए, 60 ब्रेड परचेज किए। देखिए जैसे हम 60 लिखेंगे तो वहाँ क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब कोई और चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्स, तो एग्स कितने आ रहे हैं 500, क्योंकि अभी तक आपने एग्स की सेल यहाँ पे इंटर नहीं की। आपने एग्स की सेल इंटर कर दी, स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए। आपने 400 एक्स को सेल कर दिया, तो देखें एक्स कितने रह गए 100। फिर आपने एक और डेट को आके एक्स मजीद परचेज कर ली, और आपने 600 एक्स को परचेज किया, तो देखें कितने हो गए 700। 700। सिंपल हमने क्या किया, हमने सम इफ में से सम इफ को माइनस कर दिया। ठीक है, सम इफ में से सम इफ को माइनस कर दिया, ये जरूरी था आपके साथ शेयर करना। उसके बाद बात हो रही थी काउंट इफ की। तो काउंट इफ जो है वो क्या कर सकता है कि आपको एक स्पेसिफिक एरिया में से आपको डाटा काउंट करके दे रहा होता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे जब इसको किया था, वो कहाँ पे गया, ये है। ठीक है, तो इसने हमें यहाँ पे डाटा को काउंट करके दे दिया। अब अगर काउंट इफ को आप डुप्लीकेशन के लिए यूज करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हमारे पास एक तरीके से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इनवाइस नंबर, और ये मेरे पास यहाँ पे जनवरी का डाटा था, और आगे फिर मेरे पास एक और डाटा आया जो कि फरवरी का डाटा था। तो इनवाइस नंबर मेरे पास यहाँ पे भी है और इनवाइस नंबर यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इनवाइस नंबर है ये डिफरेंट इनवाइसेस नंबर्स हैं। मैं यहाँ पे कुछ इनवाइसेस नंबर्स को लिखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 1003, और फिर इसमें मैंने इजाफा करना चाहा तो मैंने इसमें एक प्लस कर दिया, ताकि ये नीचे की तरफ इजाफा होता रहे। नीचे की तरफ आपके पास ये मुख्तलिफ इनवाइसेस आ चुकी हैं। अब मैं काउंट इफ की मदद से यहाँ पे हर एक इनवाइस को ये देखना चाहता हूँ कि ये इनवाइस यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अब काउंट इफ को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो काउंट इफ को जब हम अप्लाई करेंगे तो आपसे ये पूछेगा जी रेंज, तो रेंज हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये कंप्लीट रेंज है। ए क्राइटेरिया वो है जी, ये तो ये क्या कहता है जी कि ये एक दफा इंटर है यहाँ पे। अच्छा, हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिख देते हैं। तो क्या करेगा, अब ये हमें ट्रू और फॉल्स की सूरत में रिप्लाई करेगा। मतलब हमने इससे पूछा कि क्या ये इनवॉइस 2 दफा एक से ज्यादा दफा इंटर है या नहीं है, तो इसने कहा नहीं जी, ये एक से ज्यादा दफा इंटर नहीं है। उसको जब मैं नीचे एरो से जो आपने सही फरमाया, लेकिन यहाँ पे क्लास चल रही थी, आपने बीच में कॉल करके वो सारा डिस्कनेक्ट कर दिया। आप बगैर पूछे कॉल ना किया करें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये चाह रहे हैं जी कि अगर यहाँ पे एक से ज्यादा दफा की एंट्री है तो हमें यहाँ पे यस का जवाब मिलना चाहिए। 1003, चूंकि यहाँ पे एक आ रहा है, हम यहाँ पे 1003 को कर देते हैं, तो देखें यहाँ पे भी ट्रू हो गया, और इन सारों को ट्रू कर दिया गया, चूंकि ये भी डुप्लीकेट हो गया, ये भी डुप्लीकेट हो गया, ये भी डुप्लीकेट हो गया। उसकी वजह क्या थी कि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ था। ठीक है,
तो अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यस या नो का जवाब आता रहे, तो आप यहाँ पे इफ को अप्लाई कर सकते हैं। इफ काउंट इफ इज ग्रेटर देन 1, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस। अदरवाइज आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, नो। आप इंटर को प्रेस करें तो यहाँ पे यस आ गया। यस क्यों आया, चूंकि ये वाली इनवॉइस जो है ये 2 दफा इंटर है, एक से ज्यादा दफा इंटर है, ये भी एक से ज्यादा दफा इंटर है, ये एक ही दफा इंटर है तो उसने नो कर दिया, ये सारी एक एक दफा इंटर है। तो काउंट इफ को आप यूज कर सकते हैं डुप्लीकेशंस को चेक करने के लिए, या फिर अपनी किसी भी एक डेटा को समराइज करने के लिए काउंट के लिहाज से। जी आगे चलें। हम्म, अब्दुल वहाब साहब आगे चलें। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे जो है वो टाइम हो गया 7:29, मतलब आपके पास 7 मिनट रह गए इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन इसको खुद ब खुद आपको 10 मिनट जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। 10 मिनट आपको, उसके बाद दूसरा सेशन मिलेगा। ये 40 मिनट आपके अभी 7 मिनट के बाद पूरे हो जाते हैं। तो काउंट इफ के बाद अब हम चलते हैं तो एक ऐसे फंक्शन की तरफ क्या कि उसमें आपके काफ़ी सारे फंक्शंस क्लियर हो जाएं। देखें, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जो कि डाटा एनालिसिस के अंदर यूज़ होते हैं, जिसमें आपके पास अपर का फंक्शन है, आपके पास लोअर का फंक्शन है, आपके पास प्रॉपर का फंक्शन है, आपके पास यहाँ पे REPT का फंक्शन है, और आपके पास यहाँ पे लेफ्ट का फंक्शन है, आपके पास यहाँ पे राइट का फंक्शन है, आपके पास यहाँ पे मिड का फंक्शन है। ये वो सारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं। LEN का भी एक फंक्शन है जो कि डाटा एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि जी हमारे पास एक डाटा लिखा हुआ है और इस डाटा में यहाँ पे ये जो हमारे पास ब्रांचेस लिखी हुई हैं, इन ब्रांचेस को तो हमें लिखना था बड़ी ABC के अंदर, तो बड़ी ABC में लिखना था, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है प्रॉपर के अंदर। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे वर्ड तो है नहीं जिसमें आप इसको शिफ्ट F3 करें और ये सारे के सारे उसके केसेस को चेंज कर दें। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फंक्शन लगाना पड़ेगा अपर का। जब अपर का फंक्शन आपने लगा दिया और इंटर को प्रेस किया तो इसने क्या किया, इसको क्या कर दिया, बड़ी ABC में कन्वर्ट कर दिया। अब जस्ट नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। अब आपको ये वाला डाटा चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो जब ये वाला डाटा आपको चाहिए, सर ये हमारी गलती है जी, आपको जूम पे बुला लिया। आ, यहाँ पे अब जो है वो ये डाटा हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको एज ए वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जो टेक्स्ट के फंक्शंस हैं उसमें आपको लोअर, प्रॉपर और अपर मिल जाते हैं। अगर आप इस डाटा को, ये जो आपके पास साइड पे लिखा हुआ है, इसको आप छोटी ABC में लिखना चाहते हैं तो फिर आपको लोअर का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। अगर आप पहले को छोटा दूसरे को बड़ा तो फिर आप यहाँ पे प्रॉपर का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो अब देखें, आप यहाँ पे आपके पास इन तीनों फंक्शंस को यूज़ किया गया, अपर को, लोअर को और प्रॉपर। एक एक काम और है, और वो क्या है कि आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आपके पास यहाँ पे कुछ मोबाइल के नंबर्स हैं या फिर कोई भी नंबर है, और आपसे कोई कहता है जी कि इसमें से पहला डिजिट हमें चाहिए और लास्ट के 2 डिजिट्स हमें चाहिए, या पहले 2 डिजिट्स चाहिए और लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए, और दरम्यान में फिर हमें जिस तरीके से ये वाला नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन आ जाए और लास्ट में जो है वो 322 आ जाए, इस किस्म का फॉर्मेट आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर्स हैं आपके पास, इन नंबर्स में से आप यहाँ पे 7 वाले कॉलम में ये फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, जबकि आपके पास हज़ारों की तादाद में एंट्रीज मौजूद हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको लेफ्ट से भी डाटा चाहिए, राइट से भी डाटा चाहिए। तो अब लेफ्ट से आपको कितने डिजिट्स चाहिए, आप देखें यहाँ से लेफ्ट से मुझे चाहिए 2 डिजिट्स, तो मैंने यहाँ पे 2 डिजिट्स ले ली। उसके बाद मुझे यहाँ पे राइट से भी डाटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक को, राइट के फंक्शन को यूज़ किया और यहाँ पे 3 डिजिट्स आई हैं, तो यहाँ पे हमने 3 डिजिट्स ले लिए। दरम्यान में हमें एस्ट्रिक का साइन चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे एस्ट्रिक के साइन को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं,
लेकिन बात तो ये है कि ये दोनों काम हम अलग अलग नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम एक ही कॉलम के अंदर करना चाहते हैं। तो आपने ऑलरेडी दोनों को अलग अलग तो अप्लाई कर लिया, तो ज़रा इसको यहाँ से कर लें कॉपी, इसको यहाँ से कर लिया कॉपी, और यहाँ पे आ जाएं और एंड का यहाँ पे दरम्यान में यूज़ करें और कंट्रोल वी को प्रेस कर दें। तो आप देखेंगे आपके पास अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो आपके पास आपने फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये फंक्शन आपके दोनों यहाँ पे हो गए, लेकिन दरमियान में आपको एस्ट्रिक चाहिए, तो इस एंड के बाद डबल कोटेशन मार्क में आप यहाँ पे एस्ट्रिक अप्लाई करें जितने आपको चाहिए, और फिर आप दरमियान में एक एंड का इजाफा और करें और इंटर को प्रेस कर दें। तो देखें अब आपके पास ये वाला जो फॉर्मेट है ये तैयार हो चुका। बस नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपका ये वाला जो नंबर था ये इस फॉर्मेट में चेंज हो गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये एस्टेरिक का साइन जो है इसको हम बार बार यहाँ पे रिपीट करवा दें, इस तरीके से हम लिखें ना, तो फिर आप यहाँ पे आपके पास रिपीट का एक फंक्शन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। REPT का ये आपसे पूछता है क्या चीज़ है जिसको रिपीट करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जी एस्टेरिक को रिपीट कर दो, कितने टाइम कर दो, वो कर दो जी 5 टाइम, और इंटर को प्रेस कर दो। अब भी वो काम हो गया, जो काम हमने पहले मैनुअली किया था अब भी वो काम हो गया। अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, कितने फंक्शन यूज हुए, लेफ्ट का, राइट का और रिपीट का। ठीक है, अब मिड में से डाटा कैसे लिया जाता है, सिस्टम को कैसे पता चलता है कि आपको मिड में से डाटा चाहिए। यहाँ पे आप जब मिड को अप्लाई करते हैं तो आपको बताना पड़ता है टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं अगर कहूँ जी टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से शुरू करना है, तो शुरू करना है जी मुझे यहाँ पे 4 नंबर डिजिट से, कितने करेक्टर्स चाहिए, 5 चाहिए, तो इंटर को प्रेस करते हैं। तो क्या किया, यहाँ पे हमने मिड से डाटा ले लिया। ठीक है, तो अगर मिड को यूज करना है तो आप मिड को भी यूज कर सकते हैं, और नीचे की तरफ हमें क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ड्रैग कर दिया। तो ड्रैग करने की वजह से उसने आपके हर एक सेल के मिड में जाकर डाटा ले लिया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक और फंक्शन है LEN का। अब LEN क्या करता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये आपके पास नंबर्स हैं कुछ, और आप ये समझें कि आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं, आपके पास काफ़ी सारे अकाउंट्स आ गए, बैंक अकाउंट्स आ गए। अब आपको ये ऑर्डर मिलता है जी कि इसमें से ऐसे अकाउंट्स जो कि आपके पास 12 डिजिट के हैं या 10 डिजिट के हैं उनको अलग कर दिया जाए। तो अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कितने डिजिट का है। वो कौन बताएगा, वो आपको बताएगा LEN। तो हमने यहाँ पे LEN को यूज़ किया तो इसने आपको बता दिया 11 डिजिट है यहाँ पे। आपको हुक्म मिला था 12 डिजिट का, तो आपने यहाँ पे, अच्छा मैं देखें यहाँ पे जब एक यहाँ पे इजाफा कर रहा हूँ तो इसका फॉर्मेट चेंज हो रहा है। इसका भी एक हल है हमारे पास। ठीक है, उसका हल क्या है कि आप इस डाटा को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 को प्रेस करें और यहाँ पे कस्टम में जाके 0 अप्लाई कर दें और फिर उसके बाद ओके को प्रेस कर दें, तो ये भी हल हो जाता है। तो LEN ने तो आपको बता दिया कि ये 12 डिजिट है, ये 11 डिजिट है, ये 12 डिजिट है, लेकिन उसको अलग करना है, ये आपको अब